देखिए बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और चैप्टर नंबर 3, आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो आपके परमाणु मॉडल हैं तो उन मॉडलों के विषय में आपको पढ़ाया था। जैसे थॉमसन परमाणु बताया था, उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया गया था, और इसके बाद जो आपकी बुक के हिसाब से हम बात करें तो जो लास्ट मॉडल आ रहा है वह नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर का परमाणु मॉडल। अब नील्स बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, इससे पहले जो आपका रदरफोर्ड का मॉडल आया था तो उस मॉडल में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी मैं आपको बता रहा हूं। उस मॉडल में कहा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, लगातार चक्कर लगाते हैं। अब वो चक्कर लगाते हैं तो एक बात निकल के सामने ये आई थी कि जब वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी जब खत्म हो जाएगी, उनकी ऊर्जा जब समाप्त हो जाएगी, तो तब क्या होगा? जब वो ऐसे करके वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, ये कोई परमाणु का नाभिक है, इसके बाहर वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ करके ऐसे घूम रहे हैं। तो जब इनकी एनर्जी खत्म होगी तो जब क्या होगा? तो उस इलेक्ट्रॉन का संतुलन बिगड़ेगा, और संतुलन बिगड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में आकर गिरेगा। तो उससे गिरने के बाद यानी का परमाणु समाप्त हो जाएगा। तो अब बात आ रही थी कि उस इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, जब वो लगातार घूम रहा था, उसे ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, और परमाणु के बाहर कितनी वृत्ताकार कक्षाएं हैं, और उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी कितनी है। तो इनको बताने में रदरफोर्ड का मॉडल असफल रहा था। अब उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने परमाणु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार ये मॉडल क्या है? देखिए बच्चों, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी बुक में चाहे वो नील्स बोहर का मॉडल हो, रदरफोर्ड का हो या थॉमसन का हो, ये इनका एक छोटा रूप दिया हुआ है। यदि इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएं तो वो आपके नॉलेज के हिसाब से ज़्यादा होगा। जो आपके इंटरेस्ट की बुक हैं, जो आपके इंटर की बुकों में इनके बारे में दे रखा है, या कुछ 9th की बुक में भी एक दो मॉडल दे रखा है, तो उसके हिसाब से जो आपकी बुक में है वो कम लिखा हुआ है। तो मैं फिर भी आपको कुछ ज़्यादा करके बता रहा हूँ, पर जो चीज़ आपके सामने बताई जा रही है, यानी कि नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की व्याख्या जो आपकी इंटर के हिसाब से जो बुक है
वो नहीं कराई जाएगी। मात्र आपकी बुक के अंदर जो मॉडल दिया गया है उसके जो मेन पॉइंट हैं सिर्फ वही आपको बताए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान देना है। आप देखिए नील्स बोहर ने सन 1913 में परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कहा गया। नील्स बोहर ने बताया कि परमाणु के नाभिक के बाहर, ये कोई परमाणु का नाभिक है और इस नाभिक के बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं हैं। ये देखो वृत्ताकार कक्षाएं हैं नहीं, इनका ये जो है इनको कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको कक्षा कहा जाता है। इंग्लिश में सेल कहते हैं, SHEEL सेल। तो नाभिक के बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं हैं, पर इन सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। यानी कि कक्षाएं तो बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं। कक्षाएं होती कहाँ हैं? परमाणु के नाभिक के बाहर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं हैं, पर उन सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित आवर्ती की कक्षाओं में रहते हैं और उन कक्षाओं को हम कहते हैं स्थायी कक्षा। नोट पॉइंट है, याद रखना है। यानी का परमाणु के नाभिक के बाहर जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षा कहते हैं। अब ये जो स्थायी कक्षा हैं ये कितनी हैं? तो नील्स बोहर ने बताया, यानी का परमाणु के नाभिक के बाहर जिन कक्षाओं में स्थान इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनको हम स्थायी कक्षा कहते हैं, तो वो कक्षाएं आपकी 7 हैं। कितनी हैं? 7। वो कक्षाएं आपकी 7 हैं। अरे 7 कक्षाएं क्या हैं? स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा या सेल, SHEEL सेल। अब ये स्थायी कक्षा कौन कौन सी हैं? 7। तो इन कक्षाओं के नाम हैं। जो पहली कक्षा है उसको हम कहते हैं K, L, M, N, O, P और Q। यानी कि जो आपकी जो स्थायी कक्षाएं हैं और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो जो कक्षाएं हैं वो कक्षाएं आपकी 7 हैं। पहली कक्षा है K, यानी का K जो होती हैं ये परमाणु के जो नाभिक है, ये नाभिक है परमाणु का नाभिक। परमाणु के नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा है इसको हम K कहेंगे। दूसरी को KL, ये M है, ये N है। ऐसे ही फिर क्या बनेगी? यहाँ O, ऐसी P, ऐसी बनेगी Q। तो ये कक्षाएं हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा है वो K है, जो दूसरी है वो L है, जो तीसरी है वो M है, जो चौथी है वो N है, पांचवी O, P, Q। ऐसे बस ये मारी है। एक बार दोबारा ध्यान देंगे, परमाणु के नाभिक के बाहर जो एक कक्षाएं हैं, तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में,
यानी कि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब बात आई थी कि ये कक्षाएं कितनी हैं, तो ये कक्षाएं आपकी 7 हैं, K L M N O P Q। अब जब ये कक्षाएं आपकी 7 हैं तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कितने रहते हैं। तो अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ एक शब्द याद कर लो और वो है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर n का 2 n की घात 2 n का 2 गुणा n की घात 2। अब ये 2n स्क्वायर जो है, यहाँ n क्या है, जो n है n कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या n कक्षा की संख्या है। जब n कक्षा की संख्या है तो आप पहली कक्षा के लिए n का मान 1 रखो। देखो हमने कहा 2n स्क्वायर, तो पहली कक्षा के लिए यानी कि फर्स्ट कक्षा के लिए 2 गुणा n का मान कितना रखा हमने, 1 का वर्ग कितना आता है 1, तो 2 गुणा 1 बराबर कितने आ गए 2। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको याद करना है 2n स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपको 2n स्क्वायर याद करना है तो पहली कक्षा के लिए n का मान आपने 1 रखा, तो 2 गुणा 1 का वर्ग 2 आ गया। इसी प्रकार सेकंड कक्षा के लिए n का मान कितना रखोगे 2। जब पहली कक्षा के लिए n का मान आपने 1 रखा तो आप दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2 रखेंगे, तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 रखेंगे, चौथी कक्षा के लिए n का मान 4 रखेंगे। अब 2 गुणा n का मान 2, 2 दूनी 4। अब आपकी थर्ड कक्षा के लिए 2 गुणा 3, 2 तिया, एक मिनट। अब इसके लिए आप देखो n का मान आपने 2 रखा, तो 2 गुणा 2 का वर्ग भी तो होना था, वर्ग नहीं हुआ, तो अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 2 गुणा 4 कितना का 4 दूनी 8। अब आपका थर्ड कक्षा के लिए 2 गुणा 3 का वर्ग 2, 3 वर्ग होता है 9, कितना आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार आप हर कक्षा के लिए n का मान यहाँ रखते चले जाएंगे, तो आपके उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आते चले जाएंगे। तो देखो दूसरे के लिए क्या आया था हमारा 8, तीसरे के लिए आया 18। इसी प्रकार 4 रखेंगे n का मान 4 दूनी 16 दूनी 32। इसके लिए रखेंगे आप कितना आएगा 5, n का 50, इसके लिए 36, 72 और 98। तो इतने हमारे जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 कक्षाएं होती हैं K L M N O P Q। इनमें इलेक्ट्रॉन निश्चित हैं 2, 8, 18, 32, 50, 72 और 98। यानी कि आपकी K कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2। यानी कि ये जो कक्षा है इसमें आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये लगा दिए। जो आपकी तीसरी कक्षा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चौथी में आपके
18 रहेंगे, 5वीं में 32 रहेंगे, 50 रहेंगे, 72 रहेंगे और 98 रहेंगे। अब नील्स बोर ने कहा था कि यानी किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी क्या, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है। अब नील्स बोर का जो सेकेंड नंबर पॉइंट था कि यानी का एक जो बात आपकी बताई थी, यानी का जो इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है तो उससे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को जो